गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है और पिछली दो क्लास हमने सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में फिनिश कर ली, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना और कुछ क्वेश्चनों करा। दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए विशेषताओं को लिख रखा है। ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाती है और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है जो आसान है, जो आप बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं, उन्हें लिखकर और उन्हें जल्दी से ख़त्म करना बेटर रहेगा। और ये जो टाइम हम यहाँ से बचा रहे हैं, इस टाइम को हम क्वेश्चन राइटिंग के लिए देंगे ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों आओ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखते सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहली विशेषता हम कहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय व दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे कह सकते हैं कि एक पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगर के चरण तक पहुंची थी, जहां पर पहली ऐसी कह सकते हैं पहला ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग, ऐसा भूखंड था जहां पर नगरों की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को माना जाता है, ये लगभग उनके समकालीन ही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन से हमारा मतलब है कि तांबा और टीन का प्रयोग करा जाता था। यहाँ पर जिन हथियारों का, औजारों का, मतबाणों का, चीजों का प्रयोग करा जाता था, उनमें से बहुत सारी चीजें तांबे और टीन से मिला के बनाई जाती थी। और तांबे और टीन से मिला के जिस धातु का आविष्कार होता था, जो धातु बन के आती थी, उस धातु को दोस्तों हम कांसा कहते हैं। तो कांसा ये तांबा और टीन से मिलाकर कांसे को बनाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम मोहरों को देखेंगे, औजारों को देखेंगे कुछ, तो हमें कांसे के बने हुए मिलेंगे, पाए जाएंगे। तीसरा दोस्तों, बेहतरीन नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और एक अनोखी बात थी इसके संबंध में, वो एक बेहतरीन नगर निर्माण योजना थी। दोस्तों आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं और आज ही बहुत सारे क्षेत्रों में हमें ऐसी मलिन बस्तियां मिलेंगी देखने को जो शायद बहुत गई गुजरी दिखती हो, जहाँ पे किसी प्रकार का सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो आप मतलब कह सकते हैं कि कहीं पे भी आप ढेरा डालो और रहना शुरू कर दो। आज भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम कहते हैं बेहतर नगर निर्माण योजना। जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहतर नगर निर्माण योजना, उस समय रहने का एक तरीका हुआ करता था लोगों का, ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। जो ग्रिड प्रणाली, दोस्तों ग्रिड प्रणाली से हमारा मतलब है कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी सड़कों का लगभग एक रास्ता हुआ करता था और सभी सड़कें एक रास्ते पे आके मिल जाया करती थी। दोस्तों ये कह सकते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना बेहतरीन थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। बेहतर जल निकास प्रणाली, दोस्तों बेहतर जल निकास प्रणाली थी जो हमें विश्व की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ये हमें अपने कह सकते हैं मेसोपोटामिया और आप मिस्र की सभ्यता में देखते तो वहाँ पे भी हमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है और विशेषता से हमारा मतलब होता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान, किन चीज़ों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर किस्म का नगर निर्माण योजना थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, बेहतर जल निकास प्रणाली थी, पक्की ईंटों का प्रयोग था। आगे बढ़ते दोस्तों, उन्नत वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत उन्नत था, हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया है। जिसने हड़प्पा के नगरीकरण को संभव बनाया, जिसने हड़प्पा के नगरीकरण को संभव बनाया। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब व्यापार होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। जब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो देश में नए नए प्रकार के उत्पादन बनने शुरू हो जाएंगे। जब नए नए प्रकार के उत्पादन बनने शुरू होंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ के ज़्यादातर लोग अब उत्पादन, नई नई चीज़ों के उत्पादन में लगे हुए हैं, कृषि को छोड़कर। जब किसी देश की जनसंख्या नए नए प्रकार के उत्पादनों में लग जाती है कृषि को छोड़ के, या फिर सेवा में लग जाती है कृषि को छोड़ के, तो हम कह सकते हैं ज़्यादातर किसी क्षेत्र की जनसंख्या जब कृषि के अलावा किसी और चीज़ का कार्य करती है तो वो शहरीकरण माना जाता है। बड़ी बड़ी मार्केटों का डेवलप हो जाता है वहाँ पर। बलूचिस्तान दोस्तों और सुतका गैंडोर और सुतका को जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी नगर उभर कर आए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो कह सकते हैं कि व्यापार था इतना उन्नत था और व्यापार संतुलन सिंधु घाटी के पक्ष में ही था
कि इतना ज़्यादा वो उन्नत व्यापार था कि ये जो रेगिस्तानी एरिया थे वहाँ पर भी हमें नगर देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर भी विकास हो रहा है। और दोस्तों 5वें पॉइंट पर बढ़ते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकमाला का ज्ञान, उन लोगों को अंकमाला का ज्ञान था दोस्तों, और गणना के रूप में 16 तथा उसके गुणकों का प्रयोग करते थे गणना के रूप में, गिनतियों के रूप में। दोस्तों दशमलव व द्विभाजन प्रणाली का ज्ञान था, इसका प्रयोग करते थे। माप तोल की प्रणाली का भी ज्ञान था, फीट और क्यूबिक माप तोल की प्रणाली के तौर पर ये प्रयोग करते थे। विकास लोथल से एक मापने का स्केल मिला है और मोहनजोदड़ो से तोलने का एक बाट मिला है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि माप तोल की प्रणाली से, द्विभाजन प्रणाली से, इन सभी चीज़ों से ये लोग परिचित थे और इन सभी चीज़ों का डेली लाइफ में प्रयोग करते थे। नक्षत्रों व धातु ढलाई का भी ज्ञान इन लोगों को था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुलवादी संस्कृति, दोस्तों बहुलवादी संस्कृति से हमारा मतलब है जब एक क्षेत्र में बहुत सारे सोच समझ, विचारधारा और धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम ऐसे देखेंगे। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम शहरों की बात करेंगे तो शहरों में हम देखेंगे छोटी सी जगह में एक मकान हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का, एक ईसाई का, या फिर इनका भी नहीं है, अगर सारे हिंदू भी है तो हिंदू भी आपस में हमें अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले मिलेंगे, अलग अलग सोच समझ के मिलेंगे, अलग अलग आर्थिक स्तर के मिलेंगे। कोई सारे फेस्टिवल बनाता है, कोई कुछ फेस्टिवल बनाता है, कोई कुछ ही फेस्टिवल नहीं बनाता। इस तरह से लोगों की सोच अलग अलग मिलेगी। तो दोस्तों बहुलवादी संस्कृति थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग धार्मिक कह सकते धार्मिक विचारों के लोग, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग मिलते हैं। कैसे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे हमें पूर्ण शवाधिकरण, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे पूर्ण रूप से दफना देना या जला देना, तो पूर्ण शवाधिकरण मिलता है। आंशिक शवाधिकरण, मतलब आंशिक शवाधिकरण का अर्थ होता है कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो पहले उसे खुले आकाश में छोड़ देना, किसी मैदान में छोड़ देना, जब चील को जानवर उसके शरीर को खा जाए, जो बचा हुआ भाग होता है, अवशेष होता है, उसको दोस्तों दफना देना। तो वो मानते हैं कि वो आंशिक शवाधिकरण होता है, जो जैन धर्म में माना जाता है कि किया जाता है। दाह संस्कार तीनों देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कौन लोग थे जो पूर्ण शवाधिकरण करते थे, आंशिक शवाधिकरण करते थे या दाह संस्कार करते थे? दाह संस्कार का मतलब होता है जलाना, जो आज हिंदू धर्म में चलता है। तो दोस्तों ऐसा हम आज के समाज में भी देखते हैं कि मुस्लिम दबाते हैं, जब कोई मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम उसे दफनाते हैं, हिंदू उसे जलाते हैं। और आंशिक शवाधिकरण हम जैन धर्म में पाते हैं, जैन धर्म में इस प्रकार की रीति चलती है। तो दोस्तों देखते हैं आज के समाज में भिन्नता है और उस समय के समाज में भी इस तरह की भिन्नता देखने को मिली थी कि अलग अलग तरीके के लोग रीति रिवाजों को अपनाया करते थे। दोस्तों अगर देखा जाए पूजा के स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, तो जल पूजा करते थे लोग, अग्नि पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे यहाँ पता चलता है कि लोगों के पूजा करने का तरीका भी अलग अलग था। तो यकीनन लोग अलग अलग भगवानों को भी मानते होंगे। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी और आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर सबसे अनोखी किसी चीज़ की बात करी जाए, किसी बिंदु की बात करी जाए, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण योजना है। दोस्तों नगर निर्माण योजना से हमारा मतलब है कि आज की भी अगर हम नगर निर्माण योजना देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि गलियां पतली होती है, छोटी होती हैं, लोग घर बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, गलियों में सीवर होते हैं, गैस पाइपलाइन होती है, ये सारा नगर निर्माण योजना के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों बहुत जगह हम देखेंगे, बहुत सारी कॉलोनीज दिल्ली के अंदर या अच्छे एरियो के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप है और सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली एक कह सकते हैं एक क्रम वाइज बनी हुई है। लेकिन बहुत सारी कॉलोनियों के बारे में हम देखेंगे तो बहुत सारी कॉलोनियों को पता ही नहीं है, कोई गली कितनी बड़ी है, कोई गली कितनी छोटी है, किसी गली में सीवर है, किसी गली में नहीं है। इस समय की हम उसी प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उस समय के जो नगर थे वो किस प्रकार से विकसित थे और किस तरह की उनकी एक बनावट थी, उनका ढांचा किस प्रकार से था। और दोस्तों विश्व में जो देखा जाता है सबसे बेहतरीन जो नगर निर्माण योजना थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी। मेसोपोटामिया की बात करते हैं हम, मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन अगर नगर निर्माण योजना में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना होगी वो हमें सबसे बेहतरीन दिखाई देगी। दोस्तों उसके कारण क्या है हम जानते हैं।
सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण योजना बेहतरीन नगर निर्माण योजना का उदाहरण है, जहां मेसोपोटामिया में मकान बेतरतीब अवस्था में थे, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मकान व्यवस्थित रूप में थे तथा सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। सभी सड़कें दूसरी सड़कों को समकोण पर काटती थी। तो दोस्तों सभी सड़कें दूसरी सड़कों को समकोण पर काटती थी और सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक की होती थी, जिसमें एक समय में 2 बैलगाड़ियां निकल सकती थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में बात कर रहे थे, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण योजना बेहतरीन नगर निर्माण योजना का उदाहरण है, जहां मेसोपोटामिया में मकान बेतरतीब अवस्था में थे, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मकान व्यवस्थित रूप में थे तथा सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। दोस्तों ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, थोड़ा ध्यान देना इन शब्दों पर। सभी सड़कें दूसरी सड़कों को समकोण पर काटती थी। सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक होती थी और समकोण पर काटती थी, जिसमें एक समय में 2 बैलगाड़ियां निकल सकती थी। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण की पहली जो कह सकते हैं विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। नगरों का विभाजन 2 भागों में किया गया था, पश्चिमी दुर्ग व पूर्वी दुर्ग। जहां पश्चिमी दुर्ग शासक महत्व को दिखाता है, वहीं पूर्वी दुर्ग में जनसामान्य के निवास हेतु व्यवस्था थी। दोस्तों संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हमें मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हम देखते हैं ज़्यादातर नगरों का जो कह सकते हैं कि विभाजन था वो 2 भागों में विभाजन हुआ था। एक पश्चिमी दुर्ग दोस्तों, दूसरा पूर्वी दुर्ग। और जहां पश्चिमी दुर्ग की बात करी जाए तो शासक महत्व को दर्शाता है। पश्चिमी दुर्ग में हमें जिस प्रकार के भवन निर्माण मिले हैं वो बताते हैं कि पश्चिमी दुर्ग में बड़े बड़े भवन मिले हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जरूर इस क्षेत्र से संबंधित जो शासक हुआ करते थे वो यहाँ पे रहा करते थे या उन शासकों का संबंध इन क्षेत्रों से रहा होगा। जबकि जो जनसामान्य आम लोग थे वो पूर्वी दुर्ग में रहा करते थे और निवास स्थल हेतु व्यवस्था थी। और हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए सड़कें कच्ची हुआ करती थीं, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त
एक सड़क पक्की ईंटों से निर्मित की गई है। दोस्तों सड़कें कच्ची हुआ करती थी, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सड़क पक्की मिली हुई है हमें। अगर हम बात करते हैं घर मकान के बारे में, तो प्रत्येक मकान में एक आंगन, कुआं व स्नानघर हुआ करता था। घर सामान्यतः एक व दो मंजिला हुआ करते थे। दोस्तों प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक कुआं व एक स्नान घर हुआ करता था और मकान एक या दो मंजिल के हुआ करते थे दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि दो मंजिला मकान में पानी को नीचे लाने व नीचे से मैन हॉल तक लाने की बेहतरीन व्यवस्था थी। मैन हॉल से पानी सीधा गली की नाली से जुड़ता था। दोस्तों जैसा कि आज हम देखते हैं, आज भी किस तरह की व्यवस्था होती है पानी जल निकास की, तो देखते हैं उस समय भी उसी प्रकार की व्यवस्था थी कि प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक कुआं व स्नानघर हुआ करता था। घर सामान्यतः एक व दो मंजिला हुआ करते थे। दो मंजिल मकान में पानी को नीचे लाने व नीचे से मैन हॉल तक लाने की बेहतरीन व्यवस्था थी। मैन हॉल से पानी सीधा गली की नाली से जुड़ जाता था। तो दोस्तों देखेंगे आप कि आज भी हम उसी ढांचे पे चल रहे हैं और ये ढांचा आज से लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने विकसित कर लिया था। तो दोस्तों जरा सोचो, कल्पना लगाओ कि जिस समय मानव के पास किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, वो बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम नहीं था, जानकारी नहीं थी बहुत सारे कार्यों की, उस समय भी मानव ने इस प्रकार की जल निकास प्रणाली को या फिर नगर निर्माण प्रणाली को या फिर घरों के निर्माण में उस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करा था जिस प्रकार की चीज़ों का हम आज प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नगर निर्माण योजना का मूल्यांकन। दोस्तों नगर निर्माण योजना के बारे में हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बताती हैं। अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि नगर निर्माण योजना कितनी बेहतर थी और क्या उसमें लगभग कमियां थी। थोड़ा सा मूल्यांकन देखते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहला अगर हम बिंदु लिखे, पॉइंट लिखे, तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं अधिक बेहतर जान पड़ती है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों व सार्वजनिक
भवनों के निर्माण में खर्चा न कर अपने यहाँ के सामान्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारा। वहीं मेसोपोटामिया के शासकों ने अधिक खर्चा मंदिरों, जिन्हें दोस्तों जहूरियत कहते थे, पर खर्च किया। वह जन सामान्य के स्तर को नीचा ही बनाकर रखा। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखती है सिंधु घाटी सभ्यता का, जब हम नगर निर्माण योजना का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं अधिक बेहतर जान पड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत अलग थी दोस्तों। एक हम तुलना करें सिंधु घाटी सभ्यता में और मेसोपोटामिया सभ्यता में नगर निर्माण योजना के आधार पर, तो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में आपको बड़े बड़े जहूरियत मिलेंगे, बड़े बड़े सार्वजनिक भवन मिलेंगे, बहुत ऊंची ऊंची एक तरीके से कह सकते हैं लंबी चौड़ी जगहों पे बने हुए बिल्डिंग्स मिलेंगी। हम आज के भाषा में जिन्हें बिल्डिंग्स कहते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को देखेंगे तो वहाँ के लोगों के घर कच्ची ईंटों से मिलेंगे, टूटे फूटे घर मिलेंगे, घर एक मंजिला मिलेंगे, घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं थे, बेतरतीब तरीके से घरों को बनाया गया था। कोई घर कहीं बनाता, कोई घर कहीं बनाता, कोई घर गली के बीच में बन गया था, जहाँ मर्जी घर बने हुए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण में खर्चा न करके यहाँ के सामान्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारा। बड़े बड़े मंदिर भवनों में पैसा खर्च ना करके जन सामान्य के जीवन को सुधारा। अच्छी सड़कें दी, अच्छी नालियाँ दी, अच्छी गलियाँ दी, और कह सकते हैं कि जो मकान बने हुए थे वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, सुधारा। वहीं मेसोपोटामिया के शासकों ने अधिक खर्चा मंदिरों जहूरियतों पर खर्च किया, न कि जनसामान्य के स्तर को, बल्कि जनसामान्य के स्तर को नीचा ही बनाकर रखा। दोस्तों एक तो ये चीज़। दूसरी अवधारणा हम कहते हैं कि एक अवधारणा यह रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण में विभिन्नता का अभाव है। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर बने हुए उनमें विभिन्नता का अभाव है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर सड़कें, ज़्यादातर घर, मकान, नालियाँ सब एक जैसे बने हुए, और ये अगर विभिन्नता का अभाव होगा तो हम कहेंगे कि लोगों के पास कला जो थी वो बहुत कम थी, कला का प्रदर्शन करने के लिए बहुत कम चीज़ थी। जब लोगों का दिमाग जो एक्टिव होता है और लोग ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो एक से एक नई चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर लोग कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित होते तो वो नए नए हमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित होते तो नए नए तरह के हमें भवन निर्माण देखने को मिलते, नए नए प्रकार के घर में देखने को मिलते। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये सभी चीज़ें लगभग सेम थी, एक जैसी थी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि विभिन्नता का अभाव था, शायद उन्हें नगर निर्माण योजना का कम ज्ञान था। लेकिन दोस्तों अभाव है, लेकिन परीक्षण करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर निर्माण योजना में पर्याप्त विभिन्नता थी, परंतु अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग
प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, इसलिए एक स्थल जो दो भागों में विभक्त, जो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो दो भागों में विभक्त हैं। एक हमने पश्चिमी क्षेत्र को पढ़ा था और एक हमने पूर्वी क्षेत्रों को पढ़ा था। तो एक स्थल जो दो भागों में विभक्त था वहीं लोथल व सुतकोदड़ा में कोई विभाजन नहीं था। तो दोस्तों पहली भिन्नता क्या है कि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दो भागों में विभक्त हैं, वहीं हम लोथल सुतकोदड़ा को देखते हैं कि ये लगभग कोई विभाजन नहीं था, पूरा क्षेत्र एक ही भाग था। तो दोस्तों ये भी नगर निर्माण योजना की एक भिन्नता है। एक जगह हम देखते हैं कि नगरों को दो भागों में बांट रखा है, एक जगह हम देखेंगे कि नगर दो भागों में नहीं बटे हुए बल्कि एक ही भागों में देखते हैं। और जबकि हम देखते हैं कि धौलावीरा एक स्थल जहां तीन विभाजन देखते हैं। धौलावीरा एक स्थल है जहां हमें तीन विभाजन दोस्तों देखने को मिलते हैं। और हम कह सकते हैं कि स्थितियों के अनुसार, प्राकृतिक चुनौतियों के अनुसार क्षेत्रों को अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता था प्राकृतिक रूप से। कहीं बाढ़ ज़्यादा आया करती थी, कहीं आंधी ज़्यादा आया करती थी, कहीं तूफान ज़्यादा आया करता था। तो प्राकृतिक चुनौतियाँ अलग अलग थी, उसी हिसाब से अलग अलग नगर निर्माण करे गए थे। जहाँ पर दो भागों में विभक्त करने की जरूरत थी वहाँ दो भागों में विभक्त किया गया था, जहाँ तीन भागों में विभक्त करने की जरूरत थी वहाँ तीन भागों में विभक्त किया गया था, जहाँ किसी भाग में विभक्त करने की जरूरत नहीं थी वहाँ किसी भाग में नहीं बांटा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण के बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हुए एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर निर्माण योजना एक बेहतरीन नगर योजना का उदाहरण है, स्पष्ट करें। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण योजना एक बेहतरीन नगर योजना का उदाहरण है, नगर निर्माण योजना का उदाहरण है, स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन ये आपको करना है, करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं चेक करूंगा इसे। दूसरा, घाटी की सभ्यता में व्यापार एक उन्नत अवस्था को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण को बल मिला। कैसे साबित करें। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार एक उन्नत अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप
सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण को बल मिला? क्योंकि व्यापार ज्यादा था इसलिए नगरीकरण को बल मिला। इस बात को आपको समझाना है कैसे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में शासक वर्ग कोई भी रहा हो परंतु वहाँ एक बेहतर गवर्नेंस का उदाहरण था। स्पष्ट करें, समझाएं या स्पष्ट करें, परीक्षण करें, कुछ भी दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शासक वर्ग कोई भी रहा हो परंतु वहाँ एक बेहतर गवर्नेंस का उदाहरण था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में शासक वर्ग जो भी रहा हो, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से धुंधली रह जाती है, हम नहीं जान पाते। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में शासक वर्ग कोई भी रहा हो लेकिन एक बेहतर गवर्नेंस का उदाहरण देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बेहतर गवर्नेंस का उदाहरण देते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा था, जो एक अच्छी सरकार होने के कारण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, जो मकान थे वो एक सिस्टम में बने हुए थे, मकान बेतरतीब तरीके से नहीं बने हुए थे। नगर निर्माण योजना बहुत फंटेस्टिक थी, जो हम कह सकते हैं सब गवर्नेंस अच्छी बेहतर गवर्नेंस के कारण ही पॉसिबल या फिर संभव हो पाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको यही लिखना है। चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थापना उत्तर पश्चिम में फैली हुई मानव या फिर उत्तर पश्चिम में फैली हुई मानव बस्तियों के कारण हुई। समझाएं, ये भी समझाना है आपको कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो उससे पहले अगर हम नवपाषाण काल को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नवपाषाण काल में ही मानव बस्तियां उभरनी शुरू हो गई थी और नवपाषाण काल में कृषि का जो आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, उससे मानव जीवन को बहुत अधिक गतिशीलता मिली थी। और मानव जीवन को गतिशीलता मिली, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी और मानव जीवन आगे बढ़ता चला गया। तो हम देखेंगे से नवपाषाण काल से आगे बढ़ते हुए हमें काफ़ी बड़े स्तर पर मानव बस्तियाँ देखने को मिलती हैं और धीरे धीरे यही मानव बस्तियाँ आगे डेवलप करते हुए विकास करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचती है। जब इनसे आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार जुड़ जाता है तो नगरीकरण बढ़ जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकरण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको यही दिखाना है कि मानव बस्तियाँ जो है ना, आपको पहले पढ़ाया भी था, आमरी, कोटदीजी, सोती, सिसवाल, ईरानी, बलूची संस्कृति, ये वही छोटी छोटी संस्कृति थी जो नवपाषाण काल के बाद अस्तित्व में आई और जिनका आगे विकसित रूप हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में बनकर उभरा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों।